गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आपका फ्रेंड सतीश शर्मा बात कर रहा हूँ गणित शिक्षण विधियों को लेके। कल हमने डिस्कस किया था। देखिए, आई होप कि आपने फर्स्ट पार्ट देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो पहले आप फर्स्ट पार्ट देखें, फिर सेकंड देखें, क्योंकि गणित एक ऐसी विषय है जो कि एक सीक्वेंस में ही समझ में आती है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपने पहला पार्ट या तो देख लिया होगा या आप देख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अपन फास्ट से एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था कल। हमने पढ़ा गणित क्या है, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। और उसके बाद में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ में, देखिए एनसीएफ 2005 में गणित के बारे में क्या कहा था वो पढ़ा था कि एनसीएफ 2005 में भी गणित विषय को केवल एक विषय के रूप में ना लेकर सोच के तार्किकरण तथा समस्या समाधान की विशिष्ट योग्यता के रूप में परिभाषित किया गया है, ये देखा था। और इसके बाद में हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट परिभाषा में बर्ट्रैंड रसेल की परिभाषा देखी थी, जिन्होंने कहा था अपनी पुस्तक में, कौन सी पुस्तक में, जल्दी कमेंट में बताइए, कमेंट करिए कौन सी पुस्तक में, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिकल फिलॉसफी में कहा था कि 3 सिद्धांत दिए थे। नंबर 1, प्रत्येक बच्चा गणित सीख सकता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो गणित नहीं सीख सकता। प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बच्चे को गणित सीखना चाहिए। सीख सकता है पहली बात, सीखना चाहिए दूसरी बात। बालकों को सोच का गणितीयकरण यानी तार्किकरण अवश्य करना चाहिए। ये 3 उन्होंने सिद्धांत दिए थे। उसके बाद में हमने और भी बहुत सारी मुख्य परिभाषाएं पढ़ी, जिसमें हॉगबेन की पढ़ी, रोजर बैकन की पढ़ी, लॉक के अनुसार पढ़ी, कांट के अनुसार पढ़ी, नेपोलियन के अनुसार, यंग के अनुसार, प्लेटो के अनुसार। इनको शॉर्ट में फर्स्ट फटाफट रिवाइज करा देता हूँ। हॉगबेन ने कहा था कि गणित सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। रोजर बैकन ने कहा था विज्ञानों का सिंहद्वार है। गणित क्या बताया था और कुंजी बताई थी। लॉक ने भी इसको गणित का वह मार्ग बताया जिसके द्वारा बालकों में तर्क करने की आदतों का विकास होता है। कांट के अनुसार कांट ने कहा था कि विज्ञान उतनी ही यथार्थ है जितना वह गणित का प्रयोग करता है। नेपोलियन के अनुसार गणित की उन्नति के साथ साथ देश की उन्नति जुड़ी हुई है। और यंग के अनुसार गणित सभ्यता एवं विज्ञान का आधार स्तंभ है। और प्लेटो ने भी इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें कहीं। प्लेटो भी एक मानस दार्शनिक भी हैं कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर मिलता है। गणित क्या है, मानसिक शक्तियों को। ठीक है, नहीं देखा है तो आप मेरे लिंक में दे रखा है मैंने, लिंक में आई बटन में जाके आप देख लीजिए। चलिए, आज हम डिस्कस करेंगे गणित की प्रकृति और गणित शिक्षण के उद्देश्य। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे गणित की प्रकृति कैसी होती है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कह सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन उठते हैं कि गणित की प्रकृति क्या है। तो अगर मैं गणित की प्रकृति की बात करूँ तो गणित की प्रकृति ये है। गणित की प्रकृति सर्पिलाकार है। कैसी है? सर्पिलाकार है। गणित की प्रकृति सर्पिलाकार है। कैसे है अपन समझेंगे, सारी चीज़ समझेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे। फेक यूट्यूब के चक्कर में ना पड़ें। रीड पास करना है तो अच्छी जगह से पढ़ें। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लेकिन वीडियो पूरा देखें, तभी आपको वो समझ में आ पाएगा। देखिए, गणित क्या है कि एक सिद्धांतों पर टिका हुआ है। एक चीज़ के बाद में दूसरी चीज़ टिकी हुई है। अगर आपको 1 2 3 नहीं आती तो ऐड नहीं कर सकते। आपको जोड़ घटाए गुणा नहीं आ सकते तो गुणा नहीं कर सकते, वहाँ भी जोड़ घटाए की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ऐसे ही आप प्राकृत संख्या नहीं जाते तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परमेय संख्या, ये सारी चीज़ें एक दूसरे पर टिकी हुई हैं, इसलिए इसको कैसा कहा गया है? सर्पिलाकार कहा गया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें गणित में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, टाइम निकालिए खुद के लिए, अपनी लर्निंग के लिए, तभी आप सीख पाएंगे। अपने सपनों के लिए टाइम निकालिए, जब भी सीख पाएंगे, नहीं तो ऐसे नहीं सीख पाएंगे। सर्पिलाकार तो हमने इसको बता ही दिया। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसके लिए अपन क्या देखेंगे कि एक मैं आपको बताता हूँ। चलिए, गणित को सर्पिलाकार कह दिया, इसमें मैं आपको कुछ पहले चीज़ें बताता हूँ। एक मैं आपको डायग्राम बनाऊंगा जिससे इसमें क्या है कि गणित की प्रकृति के आधार पर कुछ क्वेश्चन आते हैं। कुछ एक सत्य कथन वाले, असत्य कथन वाले आते हैं। तो जैसे वैसे तो आपको पता ही होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। बताइए प्राकृत संख्या कौन सी होती है। एक टॉपिक समझाने के लिए मैं थोड़ा सा ये डिस्कस करता हूँ।
देखिए एक डायग्राम समझाने के लिए, जैसे कि अगर हम प्राकृत संख्या की बात करें तो ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी हो सकता है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हो। तो देखिए प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं बताइए। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या ये आपको पता ही है कि 1 2 3 4 5 से लेके अनंत तक, 5 से लेके कहाँ तक होती हैं, अनंत तक। लेकिन इसमें जीरो शामिल नहीं होता, इसमें जीरो शामिल नहीं होता। अच्छा, अगर इनको हम पूर्ण संख्या कह दें, अगर हम इसको पूर्ण संख्या कह दें, अगर हम इनको बताइए पूर्ण संख्या, अब जैसे आप लिखते जाइए साथ के साथ, इनको तो लिखते जाइए, बाकी आगे मैं लिखाऊंगा वो एक अलग चीज़ है, इनको आप लिखते जाइए। जैसे कि डायग्राम बनाने की अभी कहूँगा, पहले आप इनको लिखते जाइए। अगर मैं पूर्ण संख्या की बात करूँ तो कौन सी संख्या होती हैं, ये सत्य कथन में ये आपको उस 20 नंबर के पार्ट में भी काम आएगा, और इस 10 नंबर में शिक्षण विधियों में भी, 15 नंबर की ये कह लो शिक्षण विधियों में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, इन पे क्वेश्चन बन ही जाता है दोनों जगह। तो अब चलो पूर्ण में क्या होता है कि पूर्ण में जैसे एक थैला मान लो कि उसमें जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती जाती है वह, और गणितज्ञों ने क्या किया, उस चीज़ को उसमें से निकालते गए। बोले 1 2 3 की ज़रूरत पड़ी, बोले प्राकृत संख्या कह दिया। 0 की ज़रूरत पड़ी तो बोले 0 लगा दो, पूर्ण संख्या कह दिया। अब बोले माइनस तो कहीं था ही नहीं, तो उन्होंने माइनस में भी कह दिया, पूर्णांक संख्या भी कह दिया। अब बोले इन दोनों के बीच में 1 2 3 4 के बीच में बोले 2.25 2.25 की जरूरत पड़ी, तो उसे परमेय संख्या पीवटी क्यू के रूप में कह दिया। चलिए आइए अपन देखते हैं कैसे आगे। अपन पूर्ण की बात कर रहे हैं तो पूर्ण में 0 लगा दी, पूर्ण में 1 2 3 4 और 5 से लेके अनंत तक, अनंत तक जितनी भी संख्या चलेंगी उनको क्या कह दिया, उन्हें पूर्ण संख्या कह दिया। अब पूर्ण संख्या के बाद में बात आती है कि पूर्णांक संख्या इनको किसको कह दिया। इसके बाद में बात आई कि पूर्णांक संख्या किसको कह दिया। तो देखिए पूर्णांक संख्या किसको कह दिया, पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या में इन लोगों को माइनस की ज़रूरत करी तो बोले 0 तो बीच में ले ली, 0 से लेके ये 0 तो बीच में ले ली, 0 को तो बीच में ले लिया। 0 के बाद हम बोले 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का लेके अनंत तक, और माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 3 अनंत तक। ये सब जिसमें ले लिए ये पूर्णांक संख्या इन्होंने कह दिया। अब बोले यार ये तो 1 2 3 कवर हो गया, माइनस का भी कवर हो गया, लेकिन अगर इनको ज़रूरत पड़ी 1.25 की या 1.5 की तो ये कहाँ से आए। तो ये पूर्णांक में भी कवर नहीं हुआ, प्राकृत में भी। माय डियर फ्रेंड्स, तो इन्होंने क्या किया, बोले इनको परमेय संख्या कह दो। इनको कौन सी संख्या कह दो, बोले इनको परमेय संख्या कह दो। तो इन्होंने जैसे ही परमेय संख्या कह दिया, इन्होंने क्या किया, परमेय संख्या कह दिया, इन्होंने इसको परमेय संख्या कह दिया। और इन्होंने ऐसा किया, परमेय संख्या आपको बताइए कि P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, और जो P/Q इसको क्या करते हैं कि P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन Q बराबर नॉट 0। इन्होंने कहा P/Q के रूप में बस परमेय वो सारी संख्याएं होंगी, लेकिन वो संख्याएं नहीं होंगी जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती हो। Q बराबर 0 हो उसे नहीं लिखी जा सकती हो, यानी अंश बटे हर 0 नहीं होना चाहिए। उन्हें हम चाहे उसे 1/2 कह लो, 1/ कुछ भी कह लो, लेकिन इसमें बोले कि ये नहीं होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, तो इनके बाद में बोले अब कुछ ऐसी संख्याएं आएंगी जो अशांत रह जाएंगी, उनका अनावर्ती रह जाएंगी, जिनका वर्गमूल पूर्ण नहीं होगा। तो बोले परमेय संख्या कौन सी हैं और अपरमेय, तो बोले जिनको व्यक्त नहीं किया जा सकता हो। तो बोले अपरमेय में क्या कह दिया इन्होंने, अपरमेय में क्या कह दिया, अपरमेय। अपरमेय में मैं आपको नोट्स सब बनवाऊंगा, आप बेफिक्र रहिए। आपके 10 नंबर तो जितने में शिक्षण विधियाँ आएंगी वो नंबर आपके कहीं नहीं गए मैथ के, 10 की आ जाएँ, कभी 12 की, कभी 15 की, पूरा का पूरा नोट्स में फंस ही जाएगा। कोई एक आध नंबर की बात नहीं की, अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया, और रटने की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मैं इसके साथ अभी ऐसा डायग्राम बनाऊँगा जो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, तो जैसे इसको अपरमेय को आप लिख लीजिए। अपरमेय को क्या है कि अशांत कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं। बाकी डिटेल में तो आपके मैथमेटिक्स वाले जो सर हैं वो आपको क्लास में कराया ही होगा। मैं तो आपको शिक्षण विधियाँ के उद्देश्य से बता रहा हूँ। इसको और क्या कहते हैं, इसको अनावर्ती कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, अनावर्ती भी कहते हैं, इसको अनावर्ती भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, अनावर्ती भी कहते हैं। इनमें जैसे एग्जांपल में देखूं तो जैसे इसमें आ जाता है अंडर रूल 2, अंडर रूल 3, अंडर रूल 5,
ये सब इसमें आ जाता है। और परमेय को क्या कहते हैं? परमेय को शांत, परमेय को क्या कहते हैं? परमेय को क्या कहते हैं माय डियर फ्रेंड्स? इसको शांत, इसको क्या कहते हैं? शांत कहते हैं इसको, ये शांत होती है। और इसको आवृत्ति भी कहते हैं, इसको आवृत्ति भी कहते हैं, आवृत्ति भी कहते हैं। और इसके बाद में जैसे हमने 5 नंबर की पढ़ ली हैं ये इसको लास्ट से 6 नंबर पे एक और होती है वास्तविक, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक भी होती है। चलिए इन सभी संख्याओं पे कैसे बनता है कि क्या इस तरीके से कौन क्वेश्चन बनता है कि क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है? कभी कह देता है पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होंगी। तो इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, लेकिन उससे पहले देखिए छोटे रूप से बड़े रूप की तरफ चलता है तो वो सत्य होता है, और बड़े रूप से छोटे रूप की तरफ चलता है तो वो असत्य होता है। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि सभी राजस्थानी भारतीय हैं, सभी मध्य प्रदेशी भारतीय हैं, तो ये सत्य है। लेकिन सभी कहें कि सभी भारतीय मध्य प्रदेशी हैं या सभी भारतीय राजस्थानी हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। तो अब इसको याद रखने के लिए मैं आपको एक डायग्राम बनवाता हूँ, इसको याद रखने के लिए मैं एक डायग्राम बनवाता हूँ, जिससे आपको क्या है 100% पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए ये है प्राकृत, मैंने P से प्राकृत, आप पूरा थोड़ा बड़ा बनाएं, मेरे पास स्क्रीन छोटी होती है, ठीक है। तो अब प्राकृत के बाद में आती है पूर्ण, पूर्ण तो पूर्ण के लिए मैंने ये लिख दिया पूर्ण, ठीक है। पूर्ण के बाद में आती है पूर्णांक, देखिए पूर्णांक, इसको लिख दिया पूर्णांक, आप लिख लीजिएगा, साथ के साथ बोल रहा हूँ। और उसके बाद में लिख दिया इसको परमेय, इसको लिख दिया परमेय, और अलग से इधर लिख दिया मैंने अपरमेय, इसको लिख दिया अपरमेय, ठीक है। इसको पूरा लिख लीजिए और इसको मैंने बंद कर दिया। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये हो जाती है वास्तविक, रियल नंबर ये हो जाते हैं वास्तविक। ये कौन से हो जाते हैं? वास्तविक नंबर हो जाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि कह दिया, इस डायग्राम से आपको कैसे समझ आ जाएगा कि अगर क्वेश्चन कहता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये छोटे से बड़े के ऊपर चल रहा है तो सत्य है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक हैं? सत्य है। सभी प्राकृत संख्या परमेय हैं? सत्य है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सभी अपरमेय, तो अपरमेय तो इसमें शामिल ही नहीं है, तो अपरमेय की तो बात ही नहीं करेंगे। क्या सभी परमेय संख्या प्राकृत संख्या हैं? असत्य। ये जरूरी नहीं है कि सभी अपरमेय संख्या प्राकृत संख्या हो, नहीं होगी। तो हमने क्या किया, अगर राजस्थानी वासी सब भारतीय हैं चलेगा, लेकिन सब भारतीय राजस्थानी हो नहीं चलेगा। हो सकता है कोई भारतीय राजस्थानी हो, जैसे मैं राजस्थान से आप निवास करती हूँ, मैं अगर राजस्थान से निवास करता हूँ, मैं भारत से तो निवास करता ही करता हूँ, चाहे राजस्थान का हूँ, चाहे मध्य प्रदेश का हूँ, आप मध्य प्रदेश के हों, यूपी के, एमपी के, कहीं के भारतवासी तो हैं। तो ये तो सत्य रहेगा कि सभी मध्य प्रदेशी भारतीय हैं। तो इस तरीके से इस डायग्राम को बना लीजिए, और ये आपको क्वेश्चन करने में बहुत हल करेगा, क्योंकि मैथ की प्रकृति कैसी है? सर्पिलाकार। मैथ की प्रकृति कैसी है? सर्पिलाकार। चलिए आगे चलेंगे, अपन आगे चलेंगे। इसको बना लिया होगा, कोई रह गया है तो बना लीजिए। अब गणित की प्रकृति पे हम कुछ लिखेंगे पॉइंट, और साथ के साथ उनको समझेंगे। गणित की प्रकृति के ऊपर कुछ पॉइंट लिखेंगे और साथ के साथ समझेंगे। ये मेरे हिसाब से आपने बना लिया होगा, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या है, गणित की प्रकृति में लिखेंगे, पॉइंट बना के लिखेंगे। नंबर 1 पे लिखेंगे गणित विषय की, नंबर एक लिखेंगे गणित विषय की प्रकृति सर्पिलाकार होती है। मैं लिख दूँ अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो। सर्पिलाकार, सर्पिलाकार कैसी होती है गणित की प्रकृति? सर्पिलाकार होती है, अर्थात प्रत्येक संप्रत्यय अन्य गणितीय संप्रत्ययों से इतना अधिक संबंधित होता है कि बिना निम्न स्तर के संप्रत्यय को जाने उच्च स्तरीय संप्रत्ययों का बोध नहीं किया जा सकता। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को संप्रत्यय का मतलब नहीं हुआ, क्योंकि मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया
मैं पढ़ाता गया और 10 दिन की क्लास के बाद में एक बच्चा बोलता है कि सर संप्रत्यय का मतलब क्या होता है। तो संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। संप्रत्यय का मतलब होता है कॉन्सेप्ट। अगर आपको निम्न कॉन्सेप्ट नहीं आते तो उच्च स्तर के कॉन्सेप्ट नहीं सीख सकते आप। तो आपको निम्न स्तर से और उच्च स्तर की तरफ चलना है। और मैथ एक के ऊपर टिका हुआ है। दूसरा, अगर जैसे कि भिन्न के जोड़ की बात करें, अगर आपको महत्तम समावर्तक लघुत्तम वर्तमान नहीं आती तो इनमें प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक दूसरे पर टिके हुए हैं, ठीक है। तो मैथ एक आसान विषय हो सकता है, बहुत बच्चों को बहुत टफ लगता हो। हालांकि मेरा मैथ विषय नहीं है, मैं शिक्षण विधियों की बात कर रहा हूँ, फिर भी मैं कह दूँ कि मैथ बहुत आसान है, क्योंकि मुझे भी अच्छा ही लगता है, इसीलिए मैं इसकी शिक्षण विधियाँ पढ़ा रहा हूँ। हालांकि मैं आपको मैथ की शिक्षण विधियों के अलावा मैं साइकोलॉजी कराऊंगा। आगे देखते हैं, टाइम होगा तो और सब्जेक्ट की बात करेंगे, नहीं तो अपन साइकोलॉजी और शिक्षण विधियों की तो बात करेंगे ही करेंगे। चलिए, उदाहरण के लिए संख्या पद्धति में बिना प्राकृत, संख्या पद्धति में लिखना शुरू करेंगे। इसका उदाहरण लिखा रहा हूँ मैं। संख्या पद्धति में बिना प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को जाने कभी भी परमेय या अपरमेय संख्याओं को नहीं समझा जा सकता। दोबारा बोल रहा हूँ मैं। उदाहरण के लिए, संख्या पद्धति में बिना प्राकृत या पूर्ण संख्याओं को जाने कभी भी अपरमेय संख्याओं को नहीं समझा जा सकता। इसी प्रकार भिन्न, महत्तम समावर्तक, लघुत्तम समावर्तक, वर्गमूल, घनमूल के बिना अन्य संप्रत्ययों को समझने की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। संप्रत्यय मतलब मैंने बता दिया, कॉन्सेप्ट। अन्य विषयों में यह लिखेंगे, स्टेप बदल के लिख लीजिए। अन्य विषयों में यह सर्पिलाकार प्रकृति निम्न होती है। अब आप कहेंगे कि अन्य विषयों में सर्पिलाकार प्रकृति कैसे निम्न होती है। अगर हिंदी की बात करें, हिंदी में भी हम पद्य की बात करें, गद्य की बात करें, अगर आपने कबीर के दोहे नहीं पढ़े तो आप कहें कि हम दूसरे कवि के दोहे नहीं पढ़ सकते, ऐसा नहीं है। अगर आपने त्रिपाठी नहीं पढ़े, सुमन नहीं पढ़ी, आप कहें कि हम किसी बड़े कवि की कविताएं नहीं पढ़ सकते, आप मंगल की, सुमन मंगल की कविताएं पढ़ सकते हो, उसमें इतना समस्या नहीं आएगी। लेकिन मैथ में आपने अगर घन, घनांक, मूल नहीं पढ़े, पूर्ण, पूर्णांक नहीं पढ़ी, तो आगे पढ़ने में बहुत सारी समस्या आएंगी। तो इसकी प्रकृति जो है एक दूसरे पे टिकी हुई है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे नंबर पे लिखेंगे। दूसरे नंबर लिखेंगे, गणित के निष्कर्ष सदैव अविवाद द्वारा लिखेंगे। गणित के निष्कर्ष सदैव अविवादास्पद होते हैं, यानी कोई विवाद नहीं होता है, तथा उन्हें किसी भी स्थिति में चुनौती नहीं दी जा सकती। देखिए, इनके जो निष्कर्ष होते हैं सब जगह एक जैसे होते हैं और इन पर कोई विवाद नहीं होता है। जैसे कि 2+ अगर किसी ने निष्कर्ष में कह दिया कि 2 + 2 = 4 होता है, तो इस पर क्या विवाद होगा, कहीं भी कर लो, इसको तो 4 ही होगा। अच्छा, थर्ड नंबर पे लिखेंगे, गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं। गणित के निष्कर्ष सार्वभौमिक होते हैं, यानी इसके जो निष्कर्ष हैं वो बदलते नहीं। बोले अगर राजस्थान में अलग हैं तो यूपी में अलग नहीं होंगे, एमपी में अलग नहीं होंगे, इंडिया में कुछ और है तो दूसरे देश में कुछ और नहीं होंगे। कभी कभी जैसे कि अपन सामाजिक ज्ञान की बात करें तो ऊंची चोटी इंडिया के लिए कुछ हो सकती है, लेकिन अमेरिका के लिए कोई और हो सकती है। तो इनके क्या है, सार्वभौमिक नहीं होते, लेकिन मैथ के निष्कर्ष हमेशा सार्वभौमिक होते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। गणित की अपनी एक भाषा होती है तथा इसके संकेत, प्रतीक, चिन्ह विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं। थोड़ा 4 नंबर लिख रहे हैं हम, देखिए 4 नंबर लिख रहे हैं, गणित की अपनी एक भाषा होती है तथा इसके संकेत, प्रतीक, चिन्ह विशिष्ट निष्कर्षों की उत्पत्ति करते हैं। कैसे, आइए समझते हैं कैसे समझते हैं। चलिए, जैसे कि मैं आपको 3 त्रिभुज बताता हूँ। एक त्रिभुज ये है, एक त्रिभुज ये है, और एक त्रिभुज ये है। ठीक है, एक त्रिभुज क्या है कि ए है। त्रिभुज ए, त्रिभुज बी और त्रिभुज सी हैं 3। देखिए, विशिष्ट संकेत, विशिष्ट भाषा कैसे होती है,
मैंने ये निशान लगा दिया। अब ये बताइए कि इसकी आमने सामने की भुजा बराबर हैं। ये कह रहा है कि ये चिन्ह लगाते ही, गणित का चिन्ह लगाते ही आमने सामने की भुजा बराबर हैं और ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। और इसके ये भी कहा जा सकता है कि इसके सामने वाले ये कोण भी बराबर होंगे, और कहा जा सकता है कि न्यून कोण है। लेकिन क्या आप कहेंगे कि सेकंड नंबर का ये कौन सा समकोण त्रिभुज है? मैं कहूँगा नहीं, क्योंकि देखिए 89 हो या 91 हो, हम नहीं कह सकते, हमें आंख से देख के नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर इसमें ये विशिष्ट चिन्ह, विशिष्ट निशान लगा दिया जाए तो ये 90 डिग्री का ही माना जाएगा और इसको हम कह सकते थे समकोण त्रिभुज है। तो ये विशिष्ट निशान दे रहा है, विशिष्ट भाषा हो गई, और इसको तो देख के बताया जा सकता है कि अधिक कोण है या नहीं बताया जा सकता, एक अलग चीज़ है। लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि इसके संकेत, विशिष्ट भाषा कैसे होती है, किस तरीके से होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखेंगे 5 नंबर पर, गणित एक गणितीय संकल्पना से अधिक तार्किक संरचना होती है। गणित एक गणितीय संकल्पना से अधिक तार्किक संरचना होती है तथा तर्क ही सत्य के विवेचन का आधार होता है। तथा 6 नंबर ये है, गणित विषय सदैव यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक तथा स्पष्ट होता है जो बालकों के निश्चित दृष्टि का निर्माण करता है। 7 नंबर लिखे हैं, गणित अन्य विज्ञान विषयों का प्रमुख आधार है तथा कुछ विज्ञान विषयों जैसे भौतिक शास्त्र, खगोल शास्त्र, भूवर्ग विज्ञान जैसे विषयों की गणित के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये सत्य है कि बिना गणित के सब बेकार है। सब कुछ किस पे टिका हुआ है? गणित पे टिका हुआ है। गणित की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसके निष्कर्ष एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रकृति का पालन करके ही प्राप्त किए जाते हैं, जिनका कभी भी परीक्षण किया जा सकता है। दोबारा बोल रहा हूँ, 8 नंबर का पॉइंट है, गणित की प्रकृति वैज्ञानिक होती है क्योंकि इसके निष्कर्ष एक विशिष्ट वैज्ञानिक प्रक्रिया का पालन करके ही प्राप्त किए जाते हैं, जिनका कभी भी परीक्षण किया जा सकता है। देखिए मैथ का क्या है, परीक्षण किया जा सकता है। वैज्ञानिक एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका परीक्षण किया जा सकता है। आप कहेंगे कि वैज्ञानिक क्या चीज़ होती है, एवं मनोवैज्ञानिक क्या चीज़ होती है। तो जिस चीज़ का हम बाद में परीक्षण नहीं कर सकते वो अवैज्ञानिक है। मैथ की चीज़ों का हम परीक्षण कर सकते हैं, इस पर जो टिकी हुई हैं उनका परीक्षण कर सकते हैं। 9 नंबर पर लिखे हैं, गणित को कठिनाई के स्तर से सामान्य तौर पर अमान्य विद्यालय द्वारा से 9 नंबर, गणित को कठिनाई के स्तर से सामान्य तौर पर अन्य विद्यालयी विषयों की तुलना में कठिन माना जाता है, किंतु अपनी स्पष्ट संरचना के कारण यह वास्तव में सरल तथा सुगमता से अधिगम योग्य होता है। तो इसके बाद में देखिए, तो गणित को कठिन माना गया है अपनी विषयों के रूप में, लेकिन इसके वास्तविक संरचना के कारण, इसकी स्पष्ट संरचना के कारण इसको सरल भी माना गया है, क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंड है। एक दूसरे पे क्या है? डिपेंड है। अगर इसको एक बार हमने समझ लिया तो ये बहुत आसान विषय है। देखिए, हमने आज गणित की प्रकृति, गणित शिक्षण के उद्देश्य भी डिस्कस करने थे, लेकिन थोड़ा सा अभी नहीं हो सकता, वीडियो भी लंबा हो रहा है और आप लोगों का इंटरेस्ट छोटे वीडियो में देखने में होता है। मैं इसको अगले पार्ट्स में डिस्कस करूँगा, गणित के उद्देश्य। गणित बहुत आसान विषय है, लेकिन अगर इसको कठिन किया है तो हम जैसे शिक्षकों ने, और इसको सरल भी किया है तो हम जैसे शिक्षकों ने। गणित के बारे में कहा जा सकता है, या किसी भी चीज़ के बारे में कहा जा सकता है कि सबसे प्रेम जिससे होता है, नफरत भी किससे होती है? जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम होता है। तो या तो गणित से सबसे ज़्यादा प्रेम होगा या सबसे ज़्यादा नफरत होगी। तो देखिए, पिछले कुछ सालों में एवरेज में देखा गया कि 100 जिन बच्चों के नंबर आए वो 87% नंबर थे, बच्चों के नंबर थे, बाकी परसेंट में थे। तो ये तो आप किसी दूसरी जगह पे ना ले जाएं कि जिससे ज़्यादा प्रेम होता है उसी से ज़्यादा नफरत होती है, लेकिन आप मैथ से करेंगे तो प्रेम भी बहुत हो जाएगा। चलिए, आज के वीडियो में इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को बहुत पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।